हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्किल में। मैं हूं आशुतोष गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। पिछली क्लास में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, तो जिसमें हमने सीखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तारों का निर्माण कैसे हुआ, गैलेक्सीज कैसे बनी है और तारों का अंत कैसे हुआ है। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे के नाम से जानते हैं, जिसमें सूर्य एक तारा है, उसके 8 ग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं जैसे प्लूटो। इसके अलावा अन्य खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड आदि सौरमंडल में आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूर्य के बारे में कि सूर्य अशुद्ध सर्जित करता है, कैसे ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट है कि सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है जिसका खुद का प्रकाश और ऊर्जा है, जिसके प्रकाश और ऊर्जा से अन्य ग्रह और खगोलीय पिंड प्रकाशमान होते हैं। तो सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य एक तारा है जो लगातार प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है। तो सूर्य बना कैसे हुआ है, सूर्य का संगठन क्या है, सूर्य का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो सूर्य का फॉर्मेशन हुआ है हाइड्रोजन, जिसमें 71% योगदान है, और हीलियम 26.5% हीलियम है, और 2.5% अन्य तत्व विद्यमान है। यानी अगर हम मोटा मोटी देखें तो जो सूर्य है उसमें मेजॉरिटी में हीलियम और हाइड्रोजन हैं, जिनके नाभिक हैं, यानी ये आयनाइज अवस्था में है। आयनाइज क्यों हो गई? क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक प्रेशर यानी दाब है। तो इसकी वजह से गैसों जो हाइड्रोजन और हीलियम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स खोकर वो आयनाइज अवस्था में पहुँच गए हैं, यानी वो अभी नाभिक की अवस्था में है। तो जो सूर्य का केंद्र है उसको हम कहते हैं कोर, उसको कोर कहते हैं, और उसका तापमान बहुत अधिक है, 1.5 इंटू 10⁻⁷, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ के आसपास इसका तापमान है, सूर्य के केंद्र का तापमान। जो सूर्य का सतह है यानी बाहरी सतह है, आउटर लेयर है, उसका तापमान 6000 सेंटीग्रेड है। सूर्य के बाहरी परत का तापमान लगभग 6000 सेंटीग्रेड है। और इन तापमान को हमने कैसे नापा? क्योंकि इन तापमान ये बहुत अधिक तापमान है और बहुत दूर स्थित ऑब्जेक्ट का तापमान नापना है। तो हम कैसे नापेंगे, किस पैमाने का यूज होता है? तो जो बहुत अधिक तापमान और बहुत दूर का तापमान होता है उस पायरोमीटर नाम का एक पैमाना है, उससे हम मापते हैं। जो बहुत दूर का या बहुत अधिक तापमान होता है उसको हम पायरोमीटर से नापते हैं। पायरोमीटर एक्चुअली में क्या रीड करता है? पायरोमीटर जो होता है वो ऊष्मा के विकिरण को रीड करता है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि जो दूर स्थित ऑब्जेक्ट है उसका तापमान कितना है। ठीक है, तो अगली पॉइंट पे पहुंचते हैं हम। तो सूर्य में ऊर्जा आती कहाँ से है? इतनी सारी ऊर्जा, इतना सारा लाइट आती कहाँ से है? तो उसका उत्तर है कि जो सूर्य में ऊर्जा के ईंधन के रूप में कार्य होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम नाभिक हैं। अब हाइड्रोजन और हीलियम नाभिक कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन, इनका रिएक्शन कैसे होता है, वो आगे हम समझते हैं। कि जो हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक वहाँ पे गैसियस अवस्था, आयनाइज अवस्था में बहुत सारे तैरते रहते हैं, और सूर्य के अंदर टेम्परेचर भी बहुत अधिक होता है। टेम्परेचर और प्रेशर बहुत अधिक होता है, तो इस दिन में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में बहुत तेज़ी से टकराने लगते हैं। जब आपस में बहुत तेज़ी से टकराने लगते हैं और वहाँ पे दो कंडीशन यानी टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई होता है, तो ये जो नाभिक हैं आपस में मिल के फ्यूज होके हीलियम नाभिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसे ही कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न, यानी कि नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस क्रिया में बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, लाइट रिलीज होती है, ठीक है, हीट रिलीज होती है। तो इसी प्रकार से सूर्य में ऊर्जा का फॉर्मेशन होता रहता है। लगातार सूर्य और तारे में ऊर्जा स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो एक्चुअली में घटती और बढ़ती रहती है। यानी कि 2 स्थितियां होती हैं। सूर्य जो जो पृथ्वी है वो सूर्य के एक कोने में स्थित, जो सूर्य है पृथ्वी के से कोने में स्थित एक वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। यानी कि इस स्थिति में पृथ्वी कभी सूर्य से दूर हो जाती है और कभी सूर्य के नज़दीक आ जाती है। तो
एवरेज जो यानी पृथ्वी का जो सूर्य से दूरी है वो घटती और बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार एवरेज जो दूरी होती है वो 14 करोड़ 96 लाख दूरी है, किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, यानी कि अब इस दूरी तक पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में सूर्य का 8 मिनट और 16.6 सेकेंड लग जाते हैं। ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लग जाता है। ठीक है, अच्छा, सूर्य की हमारा सोलर सिस्टम। अब जो सोलर सिस्टम है इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। पहले से देखते हैं कि हमारे जो सोलर सिस्टम में ग्रह हैं उन ग्रहों का सूर्य से स्थिति कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दूरी के हिसाब से कि जो ग्रह हैं वो कैसे दूरी के हिसाब से स्थित हैं। तो सबसे पहले सूर्य एक तारा है जिसके 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, एक बौना ग्रह प्लूटो जिसे यम कहते हैं, ये भी सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। पहले सूर्य के 9 ग्रह होते थे, बट 2006 में आई ए यू नाम का एक संस्था है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी एक सम्मेलन होता है प्राग नाम के शहर में, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में। तो वहाँ पे सम्मेलन होता है और कहा जाता है कि जो किसी भी ग्रह है, किसी भी खगोलीय पिंड है, तो उसको ग्रह की श्रेणी में आने के लिए 3 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। 3 कंडीशन। कौन सी कंडीशन है कि सबसे पहली कंडीशन है कि जो खगोलीय पिंड को हम ग्रह मान रहे हैं तो वो सूर्य का चक्कर लगा रहा है कि नहीं, सूर्य की परिक्रमा कर रहा होना चाहिए। तो प्लूटो सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, यानी पहली जो कंडीशन है उसको प्लूटो फुलफिल कर रहा है। दूसरा कि उस खगोलीय पिंड का द्रव्यमान इतना अधिक होना चाहिए कि वो गोल रूप ले सके, गोले का रूप ले सके। यानी कि गोले का रूप कब ले सकेगा, जब उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होगा, यानी इतना अधिक उसका द्रव्यमान होना चाहिए कि उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल भी उपस्थित हो। तो प्लूटो ये भी कंडीशन फॉलो करता है। और तीसरा ये है कि उस खगोलीय पिंड के आसपास उसके साइज के और अन्य कोई खगोलीय पिंड नहीं होने चाहिए। तो प्लूटो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर पाता है। यानी कि प्लूटो के बाद में एक आता है कूपर बेल्ट नाम की एक लेयर होती है, कूपर बेल्ट। यानी प्लूटो के बाद में यहाँ पे कूपर बेल्ट नाम की लेयर होती है जहाँ पे बर्फ के बहुत बड़े बड़े पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। तो प्लूटो तीसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाता है, फुलफिल नहीं कर पाता है, इसलिए 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल के बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। यानी कि ये सूर्य का तो चक्कर लगाता है बट फुल फ्लेज ये ग्रह नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रहों के बारे में हमने पढ़ा ही है पहले कि खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है और उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। यानी वो ग्रह या तो अपने गुरुत्वाकर्षण से आसपास के पिंडों को अपने पास खींच ले या फिर इन पिंडों को हटा दे, अपने से पास हटा दे, तभी वो यानी उसके आसपास का वातावरण जो है वो साफ होना चाहिए, अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए। तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्राग सम्मेलन में 2006 में प्लूटो यानी यम ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया, क्योंकि वो तीसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि ग्रहों की स्थिति, सूर्य से ग्रहों की स्थिति। तो सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। फिर उसके बाद में नंबर आता है वीनस यानी शुक्र का, फिर हमारी पृथ्वी आती है तीसरे नंबर पर, फिर आता है मार्स यानी मंगल, फिर जुपिटर यानी कि बृहस्पति, फिर आता है सैटर्न यानी कि शनि, फिर आता है यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण, फिर आता है प्लूटो जो एक बौना ग्रह है, ग्रह की श्रेणी में नहीं है, लेकिन नेपच्यून के बाद में प्लूटो भी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो टोटली 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नेपच्यून यानी कि वरुण। तो अगर हम इन ग्रहों की सूर्य से दूरी के अनुसार स्थिति को याद रखते हैं तो हमारे बहुत सारे कई फैक्ट ऐसे हैं जो इन पे बेस्ड हैं, जैसे कि परिक्रमण काल। ठीक है, परिक्रमण काल मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। तो अगर जो ग्रह सबसे नज़दीक रहेगा यानी उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कम डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी और वो बहुत ही कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेगा। लेकिन जो ग्रह सबसे दूर रहेगा तो उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की ट्रेवल करना पड़ेगा।
तो उसको परिक्रमण काल उसका बहुत अधिक होगा या सबसे ज़्यादा होगा। जो सबसे दूर होगा उसका परिक्रमण काल सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो अगर हमको दूरी के हिसाब से पता है तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न ग्रहों 3-4 ग्रह के नाम दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि परिक्रमण काल में बढ़ते या घटते क्रम में इनको व्यवस्थित करो। तो अगर आपको दूरी के हिसाब से उनकी स्थिति पता है तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे कि जो ग्रह सबसे नज़दीक है वो सबसे कम टाइम में ट्रेवल कर लेगा, यानी उसकी परिक्रमण सबसे कम टाइम में कर लेगा, और जो ग्रह सबसे दूर है उसको परिक्रमण करने में सबसे अधिक टाइम हम ग्रह की दूरी की स्थिति में रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, किस ग्रह का कितना टेम्परेचर है। तो अभी आपको पता है कि सूर्य एक तारा है जिसके अंदर खुद ऊष्मा और लाइट की ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है, बट जो ग्रह हैं वो उनके अंदर खुद की कोई ऊष्मा या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते रहते हैं। अभी वो सूर्य के प्रकाश पे ही निर्भर रहते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश से ही वो या तो चमकते हैं या तो उनसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जो ग्रह सबसे नज़दीक होगा सूर्य के, उसका तापमान सबसे अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश या ऊष्मा बहुत जल्दी पहुँचती है, बहुत अधिक मात्रा में पहुँचेगी। और जो सबसे दूर होगा वहाँ पर ऊष्मा या गर्मी बहुत कम मात्रा में पहुँचेगी, यानी कि जो सबसे नज़दीक होगा उसका टेम्परेचर अधिक होगा और जो सबसे दूर होगा उसका टेम्परेचर बहुत सबसे कम होगा इन ग्रहों में। तो 2 फैक्ट तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं, अगर हम दूरी के हिसाब से ग्रहों की स्थिति को याद किए हुए हैं तब। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हम टेम्परेचर के हिसाब में देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली में होना क्या चाहिए कि बुध का टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, बट यहाँ पे बुध का टेम्परेचर अधिक नहीं है, बट इसके अलावा शुक्र का टेम्परेचर अधिक है। इसका दूसरा रीज़न है कि शुक्र का टेम्परेचर अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र है उसके वातावरण में बहुत ज़्यादा CO2 के बादल पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। और ये बादल जो है सूर्य से जब ऊष्मा आता है तो आने तो देते हैं बट वापस जाने नहीं देते हैं, यानी कि ठंडा नहीं होने देते हैं वीनस ग्रह को। क्यों नहीं होने देते, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करने लगता है। ग्रीन जैसे हमारी पृथ्वी पे ग्रीन हाउस इफेक्ट काम करता है कि जो सूर्य से प्रकाश आता है वो शॉर्ट वेव के रूप में आता है। शॉर्ट वेव मतलब लघु विकिरण के रूप में आता है, लघु किरण के रूप में आता है ऊष्मा। ठीक, और जब पृथ्वी से ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो वो दीर्घ विकिरण के रूप में होती है। ठीक है, लॉन्ग वेव के रूप में होती है। जब लॉन्ग वेव के रूप में होती है तो जो CO2 होती है या जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है, ग्रीन हाउस गैसेज की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे CO2 है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब की ये प्रॉपर्टी होती है। ये शॉर्ट वेव तो अपने से गुजरने देती हैं, पर जो लॉन्ग वेव है उनको ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करके खुद गर्म हो जाती हैं और इससे वातावरण गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे वीनस में भी यही चल रहा है ग्रीन हाउस गैस की वजह से, क्योंकि लगातार यहाँ ऊष्मा आ तो रही है लेकिन यहाँ से ऊष्मा रिलीज नहीं हो रही। इसके कारण बुध से शुक्र अधिक गर्म हो जाता है और बुध में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसकी वजह से कंपेरेटिवली शुक्र से बुध थोड़ा सा ठंडा है। तो अगर हम देखेंगे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो वो है वीनस यानी शुक्र है, और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है तो सबसे दूर का जो ग्रह रहेगा वो सबसे ठंडा रहेगा यानी कि नेपट्यून। यहाँ तक प्रकाश पहुँचने में उसकी इंटेंसिटी या उसकी तीव्रता बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हमको याद कर लेनी है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह दूरी के हिसाब से इस क्रम में आएंगे। तब अब ग्रहों के आकार के बारे में हम पढ़ते हैं कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है या कौन सा ग्रह सबसे छोटा है और उन आकार में कौन सा क्रम है। तो सबसे पहले देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये एक गैसियस ग्रह है। गैसियस माने गैस का फॉर्मेशन, इसके फॉर्मेशन में गैस का सबसे अधिक रोल है। फिर दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि के बाद तीसरा अरुण है, फिर चौथा वरुण है, फिर हमारी 5वें नंबर पर आती है पृथ्वी, फिर आता है 6ठे नंबर पर शुक्र, फिर 7वें नंबर पर मंगल, फिर सबसे छोटा ग्रह आता है 8वें नंबर पर बुध। यानी कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति और बुध सबसे सौरमंडल से सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, फिर घनत्व के अनुसार ग्रहों की स्थिति। तो सबसे कम घनत्व किसका है? सबसे कम घनत्व है शनि का। शनि का घनत्व यानी हम बढ़ते क्रम में पढ़ रहे हैं, ये घनत्व का क्रम जो है वो बढ़ते क्रम में रहेगा, कम से अधिक की ओर। तो शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व होता है, यानी इसका घनत्व जो है वो जल से भी कम होता है, जल से भी कम होता है। यानी कि अगर हम जल में इसको रखेंगे शनि ग्रह को तो ये शनि ग्रह जल में डूबेगा नहीं बल्कि वो तैरने लगेगा। ठीक है, फिर अरुण आता है।
उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा अरुण, फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है वरुण। यानी ये 4 ग्रह जो हैं सबसे कम घनत्व वाले हैं। शनि, अरुण, बृहस्पति और वरुण। क्यों घनत्व इनका कम है सबसे? इन 4 ग्रहों का सबसे घनत्व कम इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रह हैं इनके निर्माण में गैसों का अधिक महत्व है। यानी इनके फॉर्मेशन में गैस, यानी इनको गैसियस प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी इनके निर्माण में गैसों का अधिक है, तो ग्रह गैस हल्की होती हैं इन कंपेरेटिव टू चट्टान, यानी रॉक्स। चट्टानों के तुलना में गैसें हल्की होंगी, तो इनका जो मोस्ट ऑफ फॉर्मेशन है वो गैसों का है। और बाकी के 4 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये चारों ग्रह रॉकी प्लैनेट्स हैं, यानी कि चट्टानी ग्रह हैं। तो इनकी वजह से इनका घनत्व तो अधिक है। तो सबसे कम घनत्व तो शनि का है और सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का। हमारी पृथ्वी का घनत्व तो सारे सौरमंडल में सभी ग्रहों में सबसे अधिक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर चट्टानों की मात्रा अधिक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल किसको कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमा कहलाती है। परिक्रमा या परिक्रमण, इसको रेवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। ठीक, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में हमने पहले भी देखा था कि जो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पर होगा उसी हिसाब से उसका चक्कर का भी समय होगा। यानी कि कम दूरी पर रहेगा तो उसको कम डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, और जो ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पे होगा तो उसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में अधिक डिस्टेंस का ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से उसको टाइम अधिक लगेगा। तो यानी सबसे कम परिक्रमण काल किसका रहेगा? बढ़ते क्रम में पढ़ रहे हैं तो बुध का रहेगा। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? शुक्र का। बुध के बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी जिस हिसाब से उसकी दूरी की स्थिति रहेगी उसी प्रकार उनके परिक्रमण काल की भी स्थिति रहेगी। सबसे कम परिक्रमण काल बुध का रहता है और सबसे अधिक परिक्रमण काल किसका रहेगा? वरुण का, क्योंकि ये सबसे दूर स्थित है, तो इसको सबसे अधिक टाइम लगेगा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। अगला है परिभ्रमण, यानी कि अपनी धुरी पर घूमना। अपनी धुरी माने कि जैसे मान लो ये कोई गोला है या गेंद है, तो उसको अपनी धुरी पर घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं परिभ्रमण, रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन जैसे हमारी पृथ्वी रोटेशन करती है लगभग 24 घंटे में। ठीक है, तो उसी प्रकार अन्य ग्रह अन्य अन्य टाइम पर, अलग अलग टाइम पर वो रोटेशन करते हैं। जैसे कि बृहस्पति सबसे कम अगर किसी का रोटेशन टाइम है तो वो है बृहस्पति, लगभग 10 घंटे। 10 घंटे लगभग बृहस्पति का रोटेशन टाइम है। यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी पर एक दिन और एक रात होने में 24 घंटे लगते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर एक दिन और एक रात 10 घंटे की होती है बृहस्पति की। सबसे कम टाइम में कोई अपने धुरी पर घूम जाता है तो वो बृहस्पति है। फिर उसके बाद में शनि आता है, फिर वरुण आता है, फिर अरुण आता है, फिर पृथ्वी, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर लगाती है अपने धुरी पर। और फिर आता है मंगल, फिर आता है बुध और फिर आता है शुक्र। यानी सबसे अधिक टाइम में कोई अपने धुरी पर चक्कर लगाता है तो वो है शुक्र। शुक्र को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे अधिक टाइम लगता है, यानी सबसे अधिक जो दिन और रात की ड्यूरेशन होगी वो सबसे अधिक कहाँ पर है? शुक्र में। सबसे धीमे अपनी धुरी पर घूमता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने अक्ष पर झुकाव। अक्ष पर झुकाव का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कोई गोला है या कोई खगोलीय पिंड या कोई एक गोला है, तो वो अपने अक्ष से एक प्लेन पे यानी एक सतह पर कितना झुका हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, एक्चुअल में अगर हमारी पृथ्वी झुकी ना हुई होती तो हमारा पृथ्वी का एक्सिस ऐसे होना चाहिए था, अक्ष ऐसे होना चाहिए था। बट हमारी पृथ्वी जो प्लेन है यानी कि तल है उससे हल्का सा झुकी हुई है। कितना झुकी हुई? 23.5 डिग्री। अगर हम इसको मापें तो ये एंगल कितना आएगा? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री एंगल जो है वो पृथ्वी झुकी हुई है। तो इसी प्रकार कई ग्रह अधिक अधिक एंगल्स में झुके हुए हैं। तो सबसे, अब यहाँ पढ़ेंगे सबसे कम से अधिक की ओर। सबसे कम झुकाव किसका है? शुक्र का। ये लगभग ना के बराबर झुका हुआ है या बहुत कम ही झुका हुआ होगा। फिर आता है बृहस्पति, ये भी कम ही झुका है। फिर बुध आता है, फिर पृथ्वी, हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। फिर आता है मंगल, मंगल भी लगभग पृथ्वी के समान ही 26 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। फिर आता है शनि, फिर वरुण आता है, फिर अरुण। अरुण जो है वो 89 डिग्री अपने प्लेन से 89 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि अपने तल से 89। जैसे अगर वरुण को ना झुका हुआ होता तो आइडियल कंडीशन में ऐसा होना चाहिए था, बट वरुण एक्चुअल में है कितना, कैसे? लगभग ऐसे है। ठीक है, 90 डिग्री ऐसे है। तो ये उसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाए तो इसको बोलते हैं लेटा हुआ ग्रह, क्योंकि ये ऐसे ही चेंज घूर्णन कर रहा है अपनी धुरी पर भी और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रहा है। तो एक्सियल टिल्टेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। घूर्णन। जो घूर्णन है, हम अभी पढ़ रहे थे ना कि हम अपनी धुरी पे जो ग्रह या कोई खगोलीय पिंड अपनी धुरी पे घूमता है तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं या घूर्णन गति कहते हैं। तो जो सारे अन्य सभी ग्रह हैं, शुक्र और अरुण को, इन दोनों ग्रहों को छोड़ के सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं।
अन्य सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं, केवल शुक्र और अरुण को छोड़कर। शुक्र और अरुण को छोड़कर शुक्र और अरुण कैसे घूर्णन करते हैं? शुक्र और अरुण घूर्णन करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, उल्टा ग्रह यानी विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। यानी कि अगर जो अन्य ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं तो यहाँ पे सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व दिशा में होता है, पूर्व में होता है। जबकि ये विपरीत दिशा में घूर्णन कर रहा है पूरब से पश्चिम की ओर, तो यहाँ पे सूर्योदय होता है पश्चिम में और सूर्यास्त होता है पूर्व में, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये है सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन है, और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सारे अलग अलग ग्रहों के पर्टिकुलर उनकी विशेषताओं। और तो अभी इस क्लास में यहीं तक। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है और आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आगे और अच्छे कंटेंट और अच्छे तरीके से आपको पेश कर सकेंगे। थैंक यू आपका सभी को हमारा क्लास देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।